कमर्शियल के अंदर किसको नहीं खरीदना चाहिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। गुड़गांव के अंदर यू हैव टू बी वेरी चूजी। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में ले रहे हो प्रॉपर्टी, पेमेंट टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस शहर का रियल एस्टेट ग्रो होता रहेगा। जय भूमि जय भारत। जब भी आप रेंटल इनकम बनाना चाहते हो तो नॉर्मली दिमाग में आता है कि यार घर ले लेते हैं, घर को रेंट पे उठा देंगे, या फिर एक दुकान ले लेते हैं। अगर हम सिर्फ दुकान में बात करें, दुकान के बारे में बात की जाए, यानी कि कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, बिकॉज कमर्शियल रियल एस्टेट में भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं आज की डेट में। एक सोसाइटी के बाहर की भी दुकान है, एक हाई स्ट्रीट की दुकान है, एक मॉल की दुकान है, एंड ऑफिस स्पेस भी है। ऑफिस स्पेस में भी 2-3 तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं। कौन सा प्रोडक्ट आज की मार्केट में आपके हिसाब से सही है, जो कि आपको एक सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा और एक हाईएस्ट रिटर्न भी देगा? तो ये प्रोडक्ट कैसे चूज किए जाएं, कहाँ से इसके बारे में पता किया जाए, तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर सौरभ शर्मा से। वो अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिस पे वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि इस मार्केट में चल क्या रहा है और आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सेफ है। एंड वी आर गोइंग टू ऑल्सो टॉक अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट जिसने पिछले कुछ टाइम से मार्केट में धूम मचा रखी है। तो इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिएगा और अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज दिस विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो भाई। कैसे हो भाई? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया भाई। भाई पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस भाई। आपने टाइम निकाला, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज मैंने आपका बहुत सारा कंटेंट देखा है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, तो यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट वर्क। थैंक यू सो मच। आपने हमें बुलाया, आपको लगा ऐसा कि आपके व्यूअर्स को कुछ वैल्यू एडिशन होगा तो हमें बहुत खुशी होगी। ऑब्वियसली भाई, मतलब भाई अगर हम पहले टॉपिक पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में बताओ कि आप क्या करते हो एंड कितने टाइम से कर रहे हो एंड ऑल दैट, एंड आपका इस इंडस्ट्री में आना कैसे हो। सो बेसिकली जो लोग अगर नोएडा में, स्पेसिफिकली गुड़गांव में भी अगर कुछ लोग प्रॉपर्टीज़ ढूंढ रहे हैं, अगर वो यूट्यूब पे ढूंढेंगे शायद तो उन्हें हमारी वीडियो शायद दिखी होंगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और प्राइमरली वी आर अ ब्रोकरेज फर्म भाई। सो रियल वाइजरी इज द नेम ऑफ अ कंपनी, और हम नोएडा और गुड़गांव बेस्ड ब्रोकरेज फर्म हैं। ओके, इट्स बीन ऑलमोस्ट 5-6 years दैट वी आर इनटू द बिजनेस। और ये यूट्यूब वाली जो जर्नी है वो ऑलमोस्ट 2.5-3 साल से हम कर रहे हैं। तो यूट्यूब का बेसिकली बनाने का वीडियो सिर्फ एक ही इंटेंट है। पहले तो कोविड में स्टार्ट किया था, उस टाइम थोड़ा फ्री थे टू बी वेरी फ्रैंक, बट अब इंटेंट ये है कि जो लोग बहुत घूम के जो चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, शायद उनको 10 वीकेंड्स आना पड़ेगा, 10 लोगों से मिलना पड़ेगा, उसको घर बैठ के हम उतना इन्फॉर्मेशन दे दें कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। ये मैं अपनी वीडियोस में भी काफ़ी बोलता हूँ कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किसी से पूछना ना पड़े, आप इतना नॉलेज खुद गेन कर लो। तो ये इंटेंट है बेसिकली भाई। ठीक है, तो आप नोएडा गुड़गांव में मतलब आप रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों कर रहे हो या सिर्फ एक ही सेगमेंट कर रहे हो? सो वी हैव आइडेंटिफाइड फ्यू 20-25 और डेवलपर्स जो हमें ऐसा लगता है कि लिटिगेशन नहीं है, जो हमें ऐसा लगता है कि उनके डीप पॉकेट्स हैं। ऐसे हमने 20-25 डेवलपर्स आइडेंटिफाई किए हैं। उनके प्रोजेक्ट सेल करते हैं, उनकी रीसेल जो प्रॉपर्टीज हमसे खरीदते हैं, फिर उनका एंटायर पोर्टफोलियो भी हम ही मैनेज करते हैं, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रेंटल्स से रिलेटेड हो, चाहे उनका रीसेल से रिलेटेड हो। और ऐसा नहीं है कि अगर हम फॉर एग्जांपल गोदरेज का कोई प्रॉपर्टी हम सेल करते हैं, गोदरेज एज ए डेवलपर हम सेल करते हैं, तो ऐसा नहीं कि गोदरेज की सारी प्रॉपर्टी सेल करेंगे। जो हमें लगेगा कि इसमें पैसा बनेगा, तो वो बेसिकली क्या है, मैं आपको सिंपल बताऊं, जो लोग घर देख रहे हैं, जिनको एक एंड यूज घर चाहिए रहने के लिए, वो हम उनके शायद उतने काम के नहीं है। ठीक है। जो प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनका पैसा ग्रो हो, तो हम उनके शायद काम के हैं। तो हम प्रॉपर्टीज वही सेल करते हैं जहां हमें लगता है कि हमारी खुद की बैंक है, हाँ, जहाँ पैसा बढ़े, जहाँ आंखों के सामने डॉलर का साइन आ जाए खरीदते टाइम, वो प्रॉपर्टीज हम सजेस्ट करते हैं बेसिकली। दिस इज हाउ इट इज। कूल। तो आप इससे पहले बेसिकली क्या करते थे? थोड़ा सा रेस्टोरेंट्स का बिजनेस था मेरे, मतलब पेरेंटल आप बोल सकते हैं, फैमिली बिजनेस रेस्टोरेंट्स का था, तो दिल्ली बेस्ड, तो वो था पहले। और अब तो हम फुल टाइम रियल एस्टेट में हैं काफ़ी टाइम से। ओके, तो आपने जैसे बोला आप रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों ही करते हो, तो मैं थोड़ा सा ना आपसे कमर्शियल के बारे में बात करना चाहता हूँ आज। कमर्शियल मार्केट का अगर हम देखें तो इंडिया में वन ऑफ द ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा सा पास में जाएंगे, ये मार्केट इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हुई, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, और आज आप मार्केट को कहाँ देखते हो, और आने वाले 5 से 10 साल में आपको क्या लग रहा है कि यार मार्केट कहाँ तक जा सकती है? देखो, कमर्शियल ओवरऑल जो रियल एस्टेट है इंडिया का, काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है आज भी। अगर ऑर्गेनाइज्ड कुछ है
रियल एस्टेट इंडिया के अंदर, तो प्राइमरली वो कमर्शियल ही है। और कमर्शियल के अंदर भी सबसे ज़्यादा, अगर आप, मैं बोल सकता हूँ 50-60% जो पार्ट है वो ऑफिस स्पेस है। ओके। और ऑफिस स्पेस का जो एंड यूज़र है, चाहे वो किराए पे लेके उसको यूज़ कर रहा हो, वो मेजरली एमएनसीज हैं। और अगर हम एमएनसीज की बात करें इंडिया में आने की, तो पोस्ट लिबरलाइजेशन अर्ली 90s में जब बाहर से कंपनीज इंडिया में आई, सारी साउथ में आई स्टार्टिंग में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बड़े बड़े कैंपसेस बनाए इन्होंने, आईटी कैंपसेस वहीं बने। करेक्ट। तो चेन्नई में, हैदराबाद में, फिर सारा शिफ्ट हुआ बैंगलोर में। अब तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको, क्योंकि वेदर ने सपोर्ट किया बेसिकली। और नॉर्थ में अगर हम बात करें, नॉर्थ में तो आप जानते ही हैं डीएलएफ केपी सिंह जी, ही इज द पर्सन जिसने सारी टॉप एमएनसी कंपनी को लेकर आए। तो जीई से स्टार्ट किया उन्होंने। और उनका अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे ना, केपी सिंह जी के बारे में, तो आप देखोगे कि उन्होंने बहुत पॉलिटिकली भी बहुत लड़ाई लड़ी है। जैसे लोग बोलते हैं कि वो कांग्रेसी हैं, देखो बोल देता हूँ मैं आपके वीडियो में, थोड़ा सा हम विल ट्राई टू बी नॉट टू बी डिप्लोमेटिक। तो डीएलएफ के साथ एक टैग था कि वो बिल्कुल प्योर कांग्रेसी थे। अब जब राज ही उस टाइम कांग्रेस का था, राजीव गांधी जी का था, और उन्हीं लोगों का था, तो ऑब्वियसली उन्हीं के साथ टर्म्स अच्छे होंगे तभी कोई कर पाएगा। लेकिन व्हाट डीएलएफ एंड मिस्टर केपी सिंह हैज डन फॉर गुड़गांव, मतलब इट्स कमेंडेबल। कोई अगर वो ना होते तो गुड़गांव ना होता। बेसिकली नॉर्थ को लाने वाले एक वर्ल्ड मैप पे इन टर्म्स ऑफ आईटी, इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट वही है। उन्हीं की वजह से आज कहीं ना कहीं, चाहे वो गुड़गांव हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, लोग जान रहे हैं उस लेवल पे। देखो आप देखो, डिफरेंस एक और ये भी है कि नोएडा में लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी करती है। फार्मर्स से लैंड अथॉरिटी ने एक्वायर किया, बड़े कंसल्टेंट से डिजाइन कराया। जैसे नोएडा एक प्लांट सिटी है ना, तो विल स्टिक टू नोएडा एंड गुड़गांव प्राइमरली, जहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज भी है। साउथ को थोड़ा हम अवॉइड कर सकते हैं अभी। हाँ ठीक है। तो नोएडा, सारा लैंड नोएडा अथॉरिटी ने एक्वायर किया, उसका लेआउट उसके पूरा बनाया। जैसे मास्टर प्लान आप देखोगे नोएडा का, इट्स अ प्लांट सिटी। राइट। चंडीगढ़ और नोएडा दोनों प्लांट सिटी है, पहले पेपर पे बनाई गई हैं, फिर ये ऑन ग्राउंड बनी है। गुड़गांव में ऐसा नहीं था। गुड़गांव में लैंड एक्विजिशन खुद प्राइवेट डेवलपर्स को करना होता था। तो फार्मर्स से जमीनें खरीदना, उसमें बाहर की कंपनीज को लेकर आना, वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना, ऑब्वियसली उसमें एयरपोर्ट का एक उनको एज मिला ही था। तो और अगर आप मुझसे आने वाले टाइम का पूछोगे कमर्शियल रियल एस्टेट का, तो फ्यूचर ब्राइट है। इस बार भी आने मोदी जी हैं, तो इंफ्रा वाइज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मैसिव डेवलपमेंट और होगा। बहुत एमएनसी कंपनीज और आएंगी, चाइना से कंपनीज बाहर जाना चाहती हैं। इंडिया में ही वो ऑप्शन है, इंडिया में ही वो एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है। तो सारे एस्पेक्ट्स हैं इस तरह के कि इंडिया की तरफ कमर्शियल रियल एस्टेट, अगर आप स्पेसिफिकली पूछोगे, कंपनीज आएंगी तो ऑफिस स्पेस बनेंगे, वो रेंट होंगे। रेंट एडेड रियल एस्टेट एज एन इंडस्ट्री मेरे ख्याल शायद सेकेंड एम्प्लॉयर है इंडिया में, आफ्टर शायद एग्रीकल्चर। राइट। तो इतना एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट होगा, वेल्थ क्रिएट होगी, लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी, फिर दोबारा लोग पैसा कमाएंगे, फिर वो दोबारा रियल एस्टेट में घूमेगा, रियल एस्टेट में डालेंगे। तो अभी तो अच्छा है फ्यूचर। ठीक है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कमर्शियल सेक्टर में मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं। तो थोड़ा सा ना आप एक बार ये बताओ कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आज मार्केट में अवेलेबल हैं, जो अगर बंदा जाता है और उसको इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कैसे प्रोडक्ट्स चूज करनी चाहिए। विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट टाइप्स इन डिटेल ऑल्सो, बट इनिशियली लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। सो कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर प्राइमरली जो डेवलपर से आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसमें यू हैव 3 ऑप्शंस। ठीक है। या तो आप ऑफिस स्पेस खरीदते हैं, चाहे वो ऑफिस किसी मॉल के ऊपर हो, चाहे वो ऑफिस एक आईटी कैंपस के अंदर हो, या आप दुकान खरीदते हैं, चाहे वो दुकान किसी सोसाइटी के बाहर हो, चाहे वो दुकान किसी हाई स्ट्रीट मार्केट में हो, ठीक है, चाहे वो दुकान किसी मॉल में हो, चाहे वो दुकान किसी आईटी कमर्शियल के अंदर हो। तीसरा स्टूडियो अपार्टमेंट, एक नया प्रोडक्ट है जिसके बारे में अगर आपको इंटरेस्ट होगा, आप चाहेंगे कि आपके व्यूअर्स जाने, तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट क्या एक नया आइटम है। उसके अलावा ऑब्वियसली कमर्शियल प्लॉट्स नोएडा में एग्जिस्ट नहीं करते, ये एज अ प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड है, बट कुछ हाँ अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कुछ नोएडा के अंदर जो 5-6% वाले प्लॉट बोलते हैं, गाँव के बाहर होते हैं, वो हैं। गुड़गांव में तो SCOs हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और इंडस्ट्रियल को भी आप एक कमर्शियल का ही एक एक्सटेंडेड विंग बोल सकते हैं। तो इस तरह के मेजरली मोस्ट प्रोबेबली आप बोल सकते हो ये टाइप के कमर्शियल्स हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद शॉप्स फर्स्ट। तो शॉप्स को लेके आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट शॉप्स इज व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी वाइज अगर हम बात करें तो, और रेंटल वाइज, दोनों में अगर बात करें तो? ज़्यादातर जो कमर्शियल खरीदते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 90%
या शायद 95% कमर्शियल के जो बायर्स हैं उनका पर्पस इन्वेस्टमेंट ही ज़्यादा होता होगा कि प्रॉपर्टी बढ़ जाए तो शायद हम बेच दें, रख लें तो शायद रेंट आ जाए। एंड यूजर कमर्शियल खरीदता कम है। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स जो हैं या बैंक्स हैं या जो भी टेनेंट्स हैं, खरीद के वो दुकान को नहीं चलाते ना, रेंट पे लेते हैं। रेंट पे लेते हैं। एक रेस्टोरेंट को दुकान किराए पे लेना इज ऑब्वियसली ईजियर, तो दुकान इतना कैपिटल नहीं लगाएगा वो। चीपर भी है। तो मुझे लगता है कि कमर्शियल में एंड यूजर्स हैं ज़्यादा, अंटिल की कोई एक सोसाइटी में रहता है, उसके बगल में कोई सोसाइटी शॉप्स है, वहीं पे वो खोल के वहीं पे अपना धंधा चला रहा है, तो उस तरह के लोग कुछ हो सकते हैं। लेकिन मेजरली तो अगर आप मेरे से पूछोगे दुकान के एस्पेक्ट में, अगर आप सेलेक्ट कौन सा करनी चाहिए प्रॉपर्टी, उससे पहले अगर आप ये अंडरस्टैंड करें कि टाइप ऑफ टेनेंट होते क्या क्या है। तो जैसे हमने बात करी कि दुकान सोसाइटी के बाहर भी होती है, सोसाइटी के बाहर टेनेंट लाला होता है, चाहे वो ग्रोसरी की दुकान हो, चाहे वो डेली नीड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। सैलॉन्स भी खुलने लग गए हैं, अब तो ब्रांडेड भी होते हैं, लुक सैलॉन वगैरह अच्छी चीज़ें भी आपको मिलती हैं। बट उसमें ऑब्वियसली कपड़ों की दुकान नहीं खुलेगी। जैसे एक सेट ऑफ टेनेंट्स तो ऐसे है ना सोसाइटी शॉप में जिनका कोई काम नहीं है। आईटी जो कमर्शियल्स हैं, यानी कि जहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक 4-5 एकड़ 10 एकड़ का एक लैंड है जिसमें ऑफिसेज हैं और कुछ दुकानें हैं, वहाँ पे अगर आप मेजरली टेनेंट देखोगे, ऑल्दो आसपास के रेजिडेंट्स भी उसको यूज करते हैं, लेकिन मेजरली जो टेनेंट्स होते हैं वो ऑफिस स्पेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सर्व करने के लिए बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे कॉफी शॉप्स हो सकती हैं, वहाँ बैंक्स हो सकते हैं, वहाँ एटीएम हो सकता है, वहाँ मेजरली F&B होगा, रेस्टोरेंट ज़्यादा होते हैं। जैसे एडवांट एक अच्छा एग्जाम्पल है नोएडा में। अगर हाई स्ट्रीट मार्केट की हम बात करें, उसके अंदर डेली नीड्स की दुकानें भी खुलती हैं, उसके अंदर रेस्टोरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर बैंक्स भी। तो हाई स्ट्रीट एक ऐसा एसेट क्लास है दुकान का स्पेसिफिकली जिसके अंदर हर टाइप का टेनेंट आ जाता है, ब्रांडेड भी नॉन ब्रांडेड भी। जो पहले मॉल में हो रहा था वो अब हाई स्ट्रीट पे हो रहा है। नहीं, मॉल में जैसे डेली नीड्स नहीं होता मेजरली, ऑल्दो बिग बाजार टाइप एक आधी हो सकता है, बट बिल्कुल प्योर ऐसा नहीं होगा ना कि कोई लोकल शॉप भी आएगा। मॉल्स में तो ब्रांडेड ही ज्यादातर टेनेंट होते हैं। तो हर चीज की अपनी रिक्वायरमेंट है, हम ऐसा क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये बेस्ट है। इट डिपेंड्स कि कौन सी लोकेशन है, कौन सा डेवलपर है, वहाँ टोटल यूनिट्स कितनी है। तो ऐसे क्लियर कट आंसर इसका नहीं है बेसिकली। ठीक है, अगर रेंटल की बात करें तो रेंटल, अब इन सारे प्रोडक्ट्स की हम ऑब्वियसली बात करेंगे टाइप्स में, बट अगर रेंटल इस सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में रेंटल किसके आसपास रहता है, मतलब परसेंटेज में अगर हम बात करें? देखो, अगर आप कोई रेडी कमर्शियल जो किराए पे चढ़ा हुआ है, अगर आप उसको खरीदते हो, और हम दुकान पे अभी हम बात कर रहे हैं, तो क्लोज टू 4.5% से 6-6.5% तक का ROI आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन टेनेंट टू टेनेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई दुकान खरीद रहे हो जो किसी बैंक को लीज्ड है, तो वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट का ROI वुड बी क्लोज टू 4.5 से 5%, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग टेनेंट होगा उतना रेंट कम होगा। ठीक है, सिंपल है। आप कोई दुकान ले रहे हो जिसका टेनेंट मैकडॉनल्ड्स है, उस दुकान की वैल्यू 2 करोड़ है, तो उसमें किराया 80,000 रुपये आ रहा होगा, विच इज लेस देन 6%। अगर उसका टेनेंट चावला चिकन है तो शायद 1 लाख भी आ रहा होगा, 1,10,000 भी आ रहा होगा। ठीक है, तो हर तरह का बायर हो सकता है। कोई शायद एश्योरेंस ज्यादा चाहेगा कि बड़ा टेनेंट हो, दुकान की वैल्यू ज्यादा हो, मुझे लाले को हर बार फोन करके किराया मांगना ना पड़े, हर 1 तारीख को मेरे पास किराया आ जाए। तो कई लोग इस तरह के एश्योरेंस आएंगे, तो वो ROI परसेंटेज वाइज शायद थोड़े कम में भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। और कुछ लोग चाहेंगे शायद कि किराया ज्यादा हो, मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा, तो उस तरह के भी है। ठीक है, अब बात करते हैं चलो ऑफिस स्पेसेस की। और इसके अंदर वैसे मैं एक चीज और ऐड करता हूँ इनफैक्ट, कि जो लोग रेडी कमर्शियल खरीद रहे हैं 5-6% के ROI के लिए, कि थोड़ा सा, अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 करोड़ की दुकान खरीदी जिसमें 1 लाख रुपए का किराया आ रहा है, विच इज 6% का ROI, और उसमें स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन भी आप नहीं दिख रहा, क्योंकि वो दुकान फॉर एग्जांपल 80 लाख की लॉन्च हुई थी 4 साल पहले, आज वो 2-2.25 करोड़ की हो गई है। अब दिख रहा है कि उसमें जूस भी इतना नहीं है, तो वो तो हो गया FD वाला रिटर्न। ठीक है, उसमें आपको पता है कि लोग क्यों खरीदना चाहेंगे। वो एक दूसरे सेट ऑफ लोग हैं जिनके पास कुछ बक्से हैं, कुछ बोरियां हैं, वो बोरियों को ठिकाने लगाएंगे, वही उन जिनको उस बक्से पे FD वाला रिटर्न चाहिए, वो तो इस तरह का एसेट खरीदते हैं। ये तो प्राइमरली इन्वेस्टर एप्रिसिएशन और रेंटल दोनों को कंसिडर करना चाहता है कि वो 1 करोड़ की दुकान खरीदे, वो पोजेशन तक 2 की हो जाए, 2.25 की हो जाए, 1.5 की हो जाए, 2.5 की हो जाए, डिपेंडिंग ऑन क्या सर्कमस्टेंस है। 2 की होने के बाद उसमें अगर 1 लाख रुपए का किराया आने लग जाता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट में तो आपको 12% का ROI मिल गया ना, आपने तो 1 करोड़ की खरीदी ना। तो इवेंचुअली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो एप्रिसिएशन और रेंटल दोनों के एस्पेक्ट से इसी थॉट प्रोसेस से खरीदनी चाहिए। इसी से ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, प्री लॉन्च थोड़ा समझाओ लोगों को, प्री लॉन्च होता क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्री लॉन्च पता ही नहीं है, सॉफ्ट लॉन्च ये होता क्या है? देखो,
बेसिकली क्या है, एक चीज़ जो बड़े डेवलपर्स लाते हैं ना वो फिर सब फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे अब इससे प्री लॉन्च से पहले एक और मैं आपको बताता हूँ कि पहले मॉल, सारे कमर्शियल मॉल ही मॉल आ रहे थे। अगर आप आज से 5 साल पुरानी बात करो, 4 साल पुरानी बात करो, जब मॉल कुछ चलने बंद हो गए, जब बायर्स को ये लगने लगा कि मॉल की एक लाइफ है, तो हाई स्ट्रीट का एक टैग आ गया, तो अब सब ने हाई स्ट्रीट बनाने लग गए। ठीक है, अब हाई स्ट्रीट अगर कुछ फ्लॉप होने लग जाएंगे तो दोबारा मॉल आने लग जाएंगे। फिर लोग बोलेंगे कि भाई साहब इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में वेदर ही सपोर्ट नहीं करता हाई स्ट्रीट के लिए, तो कुछ ऐसी स्टोरीज बताने लग जाएंगे। तो ये तो बेसिकली है जो चल रहा है उसी को प्रमोट, उसी के आपको आसपास आपको सुनने लग जाएगा। और अगर आप पर्टिकुलरली प्री लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च की बात करोगे तो उसमें भी ना 2 सेट ऑफ डेवलपर्स हैं। एक सेट ऑफ डेवलपर्स वो हैं जो जेन्युइनली ये सोचते हैं कि मैं प्रोजेक्ट को ऑफिशियली लॉन्च करने के बाद एक एक्स प्राइस में बेचूंगा, और मैं प्री लॉन्च में जेन्युइनली जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो मेरे से बहुत ज्यादा डिटेल मैं नहीं भी बता रहा तब भी मेरे पास बुकिंग कर रहे हैं, तो मैं उनको जेन्युइनली एक एडिशनल बेनिफिट दूं, चाहे वो प्राइसिंग का हो, चाहे वो फॉर एग्जांपल कोई बिल्डर बोल सकता है कि मैं फर्स्ट ट्रांसफर फ्री दे रहा हूँ, कोई बोल सकता है मैं पेमेंट टर्म्स और बेटर कर रहा हूँ। तो प्री लॉन्च में खरीदने का बेनिफिट तो है ही है, लेकिन वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो बिल्डर ने प्री लॉन्च में और लॉन्च करने के बाद जेन्युइनली वो डिफरेंस प्राइस का पास्ट में दिया या नहीं दिया। कई लोग ऐसे भी हैं जो उस प्री लॉन्च में भी माल नहीं बिका तो उसके 1 साल बाद भी उसी प्राइस में बेच रहे होते हैं। तो दोनों सेट ऑफ डेवलपर, बिल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, मेन चीज तो वही। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द डेवलपर व्हेन यू हैव टॉप लिस्टेड कंपनीज। तो आपके पास नोएडा में अगर मैं नाम लूँ कुछ डेवलपर्स का, आप काउंटी ग्रुप है, एस है, भूटानी है, अब तो गुड़गांव से M3M है, आपके पास लिस्टेड डेवलपर्स के ऑप्शंस है, गोदरेज है, टाटा है, अब तो और अच्छे आ रहे हैं, प्रेस्टीज आ रहा है, बिरला आ रहा है, गुलशन एक अच्छा डेवलपर है, एक्सपीरियन आ रहा है, शायद 1-2 मैं मिस कर रहा हूँ। तो कुछ आपके जो इतने अच्छे डेवलपर्स के ऑप्शन है तो आप कोशिश करें कि इन्हीं में लें, क्योंकि इनका पास्ट एक्चुअली बात क्या है कि इन्होंने कमर्शियल पास्ट में बनाए हुए हैं, इनके पास वो लीजिंग का पूरा एक्सपीरियंस है, पूरी टीम है, तो गलती नहीं करेगा क्योंकि इसको आगे भी करने हैं काम, तो गलती करते नहीं है। इसी से ना एक चीज़ की लीजिंग, अब जब बात हो रही है तो इसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है यार बन के खड़ी तो हो गई बिल्डिंग, बन तो जाएगी, बिल्डर बना रहा है, ठीक है, बट लीजिंग में एक्सपीरियंस होना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल माने लीजिंग ही है, क्लियर स्टेटमेंट है, कमर्शियल इज नथिंग विदाउट लीजिंग अंटिल के वो सोसाइटी शॉप्स हैं। अब देखो जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि सोसाइटी शॉप्स एक अच्छा लोकल आर्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें कमर्शियल डेवलपर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है कि वो लीजिंग, तो आप खुद रेंट पे उठा सकते हो, आप खुद भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन ये भी वन साइड ऑफ स्टोरी है। अब फॉर एग्जांपल गुड़गांव में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जहाँ पे 600, 700, 800 फ्लैट है और उसमें 250 दुकानें हैं सोसाइटी शॉप के नाम पे, और ऐसा होता भी है, होता है। तो इसलिए हर एवरीथिंग इज इन ग्रे, कोई वाइट या ब्लैक आंसर नहीं है। आपको देखना ही पड़ेगा कि मैं आपको बोलूँ कि सोसाइटी शॉप बेस्ट है तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, मॉल में नहीं खरीदना चाहिए ये भी गलत स्टेटमेंट है। अगर आप लीजिंग का जैसे आप पूछ रहे हो, लीजिंग के अंदर सिंपल ये है कि अगर मैं डेवलपर बनूँ ना, अगर मैं चाहे हाई स्ट्रीट बनाऊँ, चाहे मैं मॉल बनाऊँ, चाहे कुछ बनाऊँ ना अगर कमर्शियल लाइफ में, तो मैं तो ब्रांड्स को ये बोलूँगा कि भाई तुम आओ खोलो, तुम्हें किराया देना ही नहीं 1 साल तक, क्योंकि आप एट दिन अंडरस्टैंड करो ना, टेनेंट अगर कमाएगा तो किराया भी देगा ना। सही बात है। आप अगर उसको, आपने दुकान खरीदी किसी कमर्शियल में, आपको शुरू में नहीं चढ़ी किराए पे, उससे बेटर है कि आपके यहाँ टेनेंट तो आ जाए एटलीस्ट। अगर वो चलेगी, आपकी दुकान अच्छी लोकेशन की है, वो कमर्शियल अच्छी लोकेशन का है, तो उसमें किराया भी अच्छा है। आजकल बिल्डर प्रॉफिट शेयरिंग पे भी जा रहे हैं, रेवेन्यू। तो उसके अंदर ना बेसिकली अलग अलग मॉडल है। देखो अगर हम दुकान की बात करें, सोसाइटी शॉप तो फिक्स रेंटल्स पे जाती है। हाई स्ट्रीट में और मॉल में और जो IT कमर्शियल का एग्जांपल दे रहे हैं उसके अंदर अब एक ये इट इज लाइक, अब मैं अगर आपको एक देसी एग्जांपल दूं, आपने कोई दुकान अपने घर के नीचे किसी मोमोज वाले को किराए पे दी 10,000 रुपए के किराए पे, आप वहां पे जब गुजर रहे हो उस दुकान के आगे से, अपनी दुकान के आगे से, आपको लग रहा है वहां बहुत भीड़ भाड़ है, तो आपने उसको बोला कि भाई तेरा कल से किराया 12,000 हो गया, 15,000 हो गया, कि भाई तेरी तो दुकान बहुत चल रही है। इसी को ऑर्गेनाइज्ड वे में बोलते हैं रेवेन्यू शेयरिंग, कि ब्रांड को ये बोला जाता है कि भाई किराया ग्राउंड फ्लोर का होना चाहिए आज की तारीख में 250 रुपए फुट, आपको 250 रुपए फुट ही देना है या 150 रुपए फुट ही देना है। एक MG कर दिया कि एक मिनिमम इतना तो आपको देना ही देना है, उसके ऊपर आपका जिस तरह का बिजनेस है आपको उतना रेवेन्यू शेयरिंग देना है। अगर आपकी दुकान ज्यादा चलेगी तो आप ज्यादा किराया दोगे, कम चलेगी तो आप कम किराया दोगे। और उसके अंदर भी जैसे आप देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल रिलायंस स्मार्ट है, अगर आपका टेनेंट है ना, रिलायंस स्मार्ट अपनी
रेवेन्यू का हार्डली 2.5%, 3% या 4% ही रेवेन्यू शेयरिंग देगा। क्यों? क्योंकि वो उस तरह का बिजनेस में है जहाँ पे मार्जिन कम है, बहुत कम है। जो थिन मार्जिन के काम होंगे वो उनकी टर्नओवर ज्यादा होगी तो रेवेन्यू शेयरिंग कम देगा। अगर आपका टेनेंट कोई रेस्टोरेंट होगा तो वो 10-11-12% भी देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा प्रोजेक्ट का, वहां पे ग्राउंड फ्लोर की दुकान से ज्यादा किराया सेकंड फ्लोर की दुकान में आ रहा है। अच्छा। और सेकंड फ्लोर पे बारबेक्यू नेशन है और वो इतना चल रहा है कि वहां पे एमजी छोड़ दो, उसके 3 गुना रेंटल आ रहे हैं। तो ऐसा भी एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर चलो ठीक है, ये बात तो हो गई। इसके बाद अगर हम ऑफिस स्पेस की बात करें, ठीक है, अब क्योंकि ऑफिस स्पेस एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होता है, मार्केट में चल भी बहुत रहा है, तो ऑफिस स्पेस में मल्टीपल टर्म्स और भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में ही बताओ कि ऑफिस स्पेस में वाइल इन्वेस्टिंग एक इंसान को देखना क्या चाहिए, इन्वेस्टर को, कि हाँ जी डेवलपर तो ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा और क्या चीज़ें, और थोड़ा सा कि ऑफिस स्पेस में मल्टीपल ऑप्शंस क्या हैं। जैसे मैं एग्जांपल्स दूं आपको, बिल्कुल, मतलब ब्रांड डेवलपर के प्रोजेक्ट के एग्जांपल देके बताता हूं आपको। 100%। और मैं अगर नोएडा का एग्जांपल दूं आपको, नोएडा के अंदर लेट्स से दिल्ली से जैसे हम नोएडा में एंटर करते हैं, सबसे पहले जो प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स, कुछ 5-7 के एग्जांपल से बात करते हैं। एग्जांपल से बात करेंगे तो क्या होगा कि एक कंक्रीट आंसर रिलेटेबल हो जाएगा। रिलेटेबल हो जाएगा। जैसे मैक्स की सेक्टर 16 में बिल्डिंग है, ठीक है, वो उसने बेची नहीं है, उसका रेंटल इज क्लोज टू 140 रुपए से 150 रुपए फुट, 130 से 150 रुपए फुट मान लो आप, ठीक है। रिवर्स 6% की आरओआई की कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिकली वो 27,000, 28,000, 30,000 रुपए फुट का हो गया अगर वो बेचेगा तो ठीक है। और वो बेचेगा किसको? पूरी बिल्डिंग बेचेगा। फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक टाइप की कंपनीज को, जो फंड मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं। उसके आगे आप आओ, सेक्टर 94 में बीपीटीपी का एक कैपिटल सिटी करके एक कमर्शियल है जो जिसमें ऑफिस है, ठीक है, उसका रेंटल इज क्लोज टू 100 रुपए पर स्क्वायर फीट, ठीक है। रिवर्स 6% की आरओआई की कैलकुलेशन 20,000 रुपए का रेट हो गया। अभी हम आएंगे कि आप कौन सा कैसे सेलेक्ट करें। अब जस्ट हम एग्जांपल्स की बात करें कि रेंटल और रेट चल क्या रहे हैं ऑफिस में। नोएडा का एग्जांपल दे रहे हैं। उससे आप आगे आओ स्काई मार्क, ठीक है, सेक्टर 98, अच्छी लोकेशन की अच्छी बिल्डिंग है। वो भी आपको पता होगा लोटस की थी। देखो लोकेशन अच्छी होने का बेनिफिट कई बार ये भी हो जाता है कि अच्छी लोकेशन की बेकार बैंकरप्टेड डेवलपर, लोटस की थी वो, लेकिन वो किसी अभी मसाले वाले ने किसी ने खरीदी है ना, नया डेवलपर आ जाएगा, नया कोई ना कोई आ जाएगा, तो उसको एक्विजिशन भी हो गया और वो हिट भी हो गई और वहाँ सारे अच्छे ब्रांड्स भी आ गए। तो उसके अंदर रेंटल इज क्लोज टू 100 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो वो रिवर्स 6% की आरओआई की कैलकुलेशन 20,000 रुपए का रेट। सेक्टर 129 में मैक्स ने बनाई अगेन एक बिल्डिंग, क्लोज टू 120 रुपए का रेंटल, 24-25,000 रुपए का रेट अगर बेचता तो। एडवंट पे आ जाओ, एडवंट का क्लोज टू 75 रुपए, 70-75-80 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंटल, क्लोज टू 13-14-15-16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट। एसोटेक का एग्जांपल ले लो, थोड़ा सा डिसेंट एग्जांपल है, मतलब बहुत ऐसा लाविश वाला नहीं है। क्लोज टू 50-55 रुपए का रेंटल, क्लोज टू 10-11,000 रुपए का रेट। सो बेसिकली आपको नया अगर कस्टमर ऑफिस स्पेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, और मैं इसमें एक चीज वैसे और भी आपको बात बोलूंगा आपके व्यूअर्स को, कि अगर आप रेजिडेंशियल प्लान कर रहे हो देन कंसीडर नोएडा एंड गुड़गांव बोथ सिटीज। अगर आप कमर्शियल प्लान कर रहे हो देन यू कैन स्टिक टू नोएडा एज अ सिटी, यू डोंट हैव टू गो टू गुड़गांव। उसका कारण ये है कि ओवरऑल गुड़गांव के अंदर कमर्शियल की सप्लाई थोड़ी ज्यादा है, तो वहां कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, प्रोडक्ट हैज टू बी गुड, मतलब बेस्ट और बेस्ट होगा तभी वो उसमें खरीदा। जैसे एलान का एक न्यू गुड़गांव में अभी कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, एक मॉल लॉन्च हुआ, तो अच्छी लोकेशन का हो, टॉप कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व हो, टॉप डेवलपर हो, तब डालें। एक तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये, और क्योंकि इवेंचुअली जो कस्टमर जो इन्वेस्टर है उसको ऑफिस या दुकान या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसको तो रेंट से मतलब पैसा बढ़ जाए, ठीक है, तो वो तो हर चीज के लिए ओपन होता है। कोई मेरे ख्याल से रेयरली ऐसा होता होगा कोई सोचेगा कि यार मुझे ऑफिस ही खरीदना है या मुझे दुकान ही खरीदनी है, ऐसा रेयरली होता होगा। तो आइडेंटिफाई कैसे करें प्रोजेक्ट को, उसका सिंपल साइंस मेरे पास तो एक ही है कि आप लोकेशन हैज टू बी गुड, डेवलपर हैज टू बी टॉप, सेकंड टॉप भी नहीं होना चाहिए कमर्शियल के अंदर, टॉप ही होना चाहिए, बिकॉज तभी वो लीजिंग अच्छी लेके आ पाएगा। करेक्ट। और पास में उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो लीजिंग का, फर्स्ट टाइमर पे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है जो पहली बार अपना कमर्शियल लॉन्च कर रहा है, क्योंकि लीजिंग ना बड़ा नेटवर्किंग का गेम है इवेंचुअली आप देखोगे, क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो हैं तो आदमी ही ना एट द एंड। तो जिस डेवलपर के पास इस तरह के लोग हैं, जिनकी इस तरह के कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट में अच्छी नेटवर्किंग है, वही ला पाता है, जैसे एस वाला है फॉर एग्जांपल, उसका स्ट्रांग है नेटवर्क कंपैरेटिवली। अगर आप नोएडा में देखोगे तो वो अच्छे, अभी जैसे उसने एस कैपिटल 132 में अपने बिल्डिंग में अच्छा एचडीएफसी और इन्फोसिस को ले आया, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो अगले वाले में भी ले आएगा क्योंकि पास्ट में अच्छे में ले आया। इसी तरीके से डिसाइड करें।
हाँ मैं बनती है उसकी वहाँ पे तभी लेके आ पाया, हाँ। तो अगले में भी लेके आएगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ। या तो प्रोडक्ट सुपर से ऊपर हो, या फिर डेवलपर का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा हो, एंड लोकेशन हैज टू बी गुड, और डिमांड सप्लाई का थोड़ा गैप भी हो। ठीक है। अब जैसे आपने बोला था कि एक नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, ठीक है, उस नए प्रोडक्ट के बारे में बताओ थोड़ा सा कि ये नया स्टूडियो हाँ शायद। हाँ, तो ये जो नया प्रोडक्ट है जो आप बात कर रहे हो स्टूडियोज़ की, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि ये कैसे कमर्शियल में थोड़ा सा भी बूम आ रहा है और ये इसकी डिमांड कैसे बढ़ रही है और इसकी डिमांड बढ़ा कौन रहा है। ठीक है, देखो कमर्शियल ना थोड़ा सा ट्रिकी स्पेस है, मैं आपको ये भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि अब आज की तारीख में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम घर पे ही मंगा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम बाहर भी नहीं जा रहे हैं। सही बात है। ठीक है, कमर्शियल के अंदर चाहे ऑफिस हो, चाहे दुकान हो, चाहे स्टूडियो हो, कुछ भी हो, आदमी को उठ के घर से जाने के लिए कुछ तो वाइब्रेंसी चाहिए ही चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, इन शॉर्ट वही मजा आना चाहिए मुझे, मैं तभी जाऊंगा, वरना तो आजकल हर चीज़ तो फ़ोन पे अवेलेबल है ही। करेक्ट करेक्ट। तो इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो आपकी वीडियो देख रहे होंगे उनको भी शायद नहीं पता होगा उन्होंने फल सब्जी लेने के लिए कहीं बाहर गए भी हैं कि नहीं गए, ये सब चीज़ें आजकल घर पे आ गई हैं। तो एक्सपीरियंस होना चाहिए उस चीज़ के अंदर। अब स्टूडियो के अंदर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, पहले तो रेजिडेंशियल स्टूडियोज ही होते थे, एक सोसाइटी बनती थी, उसके अंदर एक स्टूडियो का टावर बन जाता था, उसके अंदर 100 200 300 400 स्टूडियो होते थे, और वो अलग अलग लोग उसको बैचलर्स को या वर्किंग प्रोफेशनल को उसको रेंट आउट करते थे। मोस्टली तो यही था कि बैचलर्स आएंगे या फिर कंपनी के जो एम्प्लॉयज आएंगे वही ज़्यादा यूज़ करेंगे उसको। ठीक है, अब रेजिडेंशियल स्टूडियोज का जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता एज ऑफ डेट। कोई नया डेवलपर ये बोले कि मैं एक लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और उसके अंदर ये स्टूडियो अपार्टमेंट का टावर है, तो उसको कोई लग्जरी कंसिडर ही नहीं करेगा, क्योंकि एक्ट एंड न्यूसेंस तो है ना, क्योंकि वहाँ पे बैचलर टेनेंट होते हैं, थोड़ा सा हाई वल्ला तुनक तुनक तुम थोड़ा सा, ठीक है, बाकी रेजिडेंट्स के लिए थोड़ी न्यूसेंस हो ही जाती है। तो रेजिडेंशियल स्टूडियोज एज अ प्रोडक्ट अब एग्जिस्ट नहीं करेगा आने वाले टाइम में, रेयरली कोई इक्का दुक्का प्रोजेक्ट में आएगा, जैसे आपको भी शायद पिछले 3-4 साल में आप देखो कोई रेजिडेंशियल स्टूडियो आए भी नहीं है, आए नहीं है। ठीक है, जो नए प्रोजेक्ट जितने भी आ रहे हैं उन सब में सब कमर्शियल में ही आ रहा है। करेक्ट। तो अब ये कमर्शियल स्टूडियोज का बेसिकली नीड क्या है कि एक कमर्शियल बिल्डिंग है, चाहे वो ऑफिस स्पेस की एक आईटी कैंपस है, चाहे वो कोई मॉल है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर कुछ सर्विस अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट्स डेवलपर बना रहा है और उसको वो एज इट इज किसी होटल चेन को लीज कर रहा है। ठीक है, होटल वाले का इसमें फायदा क्या, क्यों ये विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, इसमें होटल वाले का सिंपल फायदा ये है, वो 200-250 करोड़ की जमीन खरीदता, 200-250 करोड़ में होटल बनाता, 5 साल में जाके वो बनता, फिर उसको चलाता, तो उसका कैपिटल भी बहुत ज्यादा लगता। आजकल हर कंपनी एसेट लाइट रहना चाहती है। ठीक है, तो होटल वाले के लिए तो बेनिफिट है ही है कि भाई उसको बना बनाया होटल सिर्फ 1 साल का किराया सिक्योरिटी के रूप में देगा और हर महीने किराया देगा और उसको किराए पे ले लेगा। तो अगर आप आउट ऑफ ऑफिस, दुकान एंड स्टूडियो, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे ज्यादा रेंटेबिलिटी किसकी है, माने कि कौन सी ऐसी चीज है जो किराए पे चढ़ेगी, तो वो स्टूडियो है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी कमर्शियल में 200 स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, या तो 200 किराए पे चढ़ेंगे या 0 चढ़ेंगे। सही बात है। अगर 200 दुकानें हैं तो ये हो सकता है कि 50 चढ़ गई, 150 नहीं चढ़ी। सही बात है। तो स्टूडियो के अंदर रेंटेबिलिटी 100%, एक तो ये इसका बड़ा यूनिक प्रोपोजिशन है। प्लस कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन ऐसे भी आ रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल से ही बता रहा हूँ, M3M लाइन एक सेक्टर 72 में एक प्रोजेक्ट है, नया है, उसके अंदर 7वें फ्लोर से, एक मॉल है नीचे, एक मॉल बोलो, हाई स्ट्रीट बोलो, कुछ भी बोल लो उसको, जिस नाम पे बिक जाए, उसके ऊपर 7वें फ्लोर से 22वें फ्लोर तक ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, क्लोज टू 350 से 400 स्टूडियोज है उसमें। ठीक है, उसको डेवलपर एक किसी अच्छी होटल चेन को लीज करेगा, यहां तक ओके है। उसके अंदर एक प्रोडक्ट है स्पेसिफिक जो कि 21वां फ्लोर है उसका, जो कि वो कह रहा है कि वो सेल्फ यूज के लिए है। ओके, ठीक है, वो कह रहा है कि आप यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट ले लो, आपको जो भी होटल की सर्विसेज होती हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो वो पूरा 7 से 22वां फ्लोर एक होटल चेन को जाएगा, बट एक फ्लोर ऐसा है जो आपको, अगर आप उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदोगे तो वो होटल वाला उसको रेंट आउट नहीं करेगा, वो आपका है। ठीक है, आपको होटल वाले को एक महीने का एक मेंटेनेंस जरूर देना है, चाहे वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए कुछ होगा, टू गेट ऑल दी कॉन्सियर्ज सर्विसेज। आप घर में मतलब रूम में खाना मंगा रहे हो, टाइप्स कुछ भी। अब ये प्रोडक्ट इतना सुपर लगा मुझे पर्सनली। अब आप ये अंडरस्टैंड करो, अगर आप दुकान लेते हो या तो उसे किराए पे देते हो या खुद यूज करते हो, आप ऑफिस खरीदते हो या किराए पे देते हो या खुद यूज करते हो, आप किराए पे देने के बाद खुद तो नहीं यूज कर सकते ना। सही बात है। ये प्रोडक्ट मुझे थोड़ा डिफरेंट क्यों लगा कि, और मैं देखो प्रमोट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि मैं आपके व्यूअर्स को ये बोल रहा हूँ कि आप जाके खरीदो, जस्ट हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट अच्छा तो ऑब्वियसली बात करना बनती है उसके बारे में। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बट जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उन लोगों को कि इस तरह के भी प्रोडक्ट आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो दैट कि लोगों को एक
एक अलग अलग तरह की अप्रोच समझ में आए। बिल्डर भी सोच रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग है प्रॉपर। तो और मैं आपको बता रहा हूँ, एरो सिटी में, मैं होटल का नाम नहीं लूंगा, टॉप होटल 4 फ्लोर सेल्फ यूज के हैं उसमें एरो सिटी के अंदर, और वो जिन लोगों ने खरीदे हुए हैं कभी रीसेल में आते भी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली आएगा ही नहीं। अगर मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि मैं क्यों बेचूंगा, सो मुझे 5 स्टार फैसिलिटी मिल रही है अपने घर में। ठीक है, इट इज लाइक यू आर बाइंग अ रूम इन अ 5 स्टार होटल। ठीक है, लेकिन चलो ये तो एक होगी टॉर वाली बात कि भाई कोई बंदा काउंटी 107 में रहता है, कोई बंदा एमथ्रेम कलिनन में रहता है, गुलशन डायनेस्टी में रहता है, एक्सपीरियन में रहेगा। ये जो अभी रिचनेस है ना, अभी नोएडा में आ रही है ना, अभी तक तो नोएडा में मेजरली यार अफोर्डेबिलिटी थी ना, सारा वही, और क्योंकि क्राउड भी वैसा ही था ना। अब क्योंकि नई कंपनीज आना, बड़ी कंपनीज आना चालू हुई है, तो उस तरीके की हाई पेइंग जॉब्स भी आ रही हैं। करेक्ट, तो लोग भी वैसे ही आ रहे हैं, फिर तो उनकी डिमांड भी वैसी है। तो एनआरआईज भी आ रहे हैं, दिल्ली वाले भी सारे आ रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे एक यूनिक चीज क्या लगी कि एक तो ये भाई इस टॉर की कोई पैसों में मॉनेटरी वैल्यू नहीं है कि भाई आप मान लो यहाँ रहते हो नोएडा में, आपके यहाँ पे गेस्ट आया कोई, मैं आपके यहाँ, आपने बोला भाई ये लो चाबी, M3M लाइन के 21 फ्लोर पे चले जाओ, रूम नंबर ये आपका है, आप ये मेरा गेस्ट रूम है। ठीक है, इस चीज का तो मैं पैसों में तो कुछ इसकी वैल्यू लगा नहीं सकता ऑब्वियसली। दूसरा ये कि चूंकि स्टूडियो अपार्टमेंट डेली बेसिस पे रेंट होते हैं, महीने के रेंटल पे नहीं होते, तो आप खुद भी उसे एयरबीएनबी टाइप के 4-6 वेबसाइट्स पे लिस्ट करो। ठीक है, अगर होटल वाला उसको एक 5 स्टार होटल अगर वहां आता है, ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का तो पर डे का कमरा देगा एटलीस्ट, आप उसे 7,000 में दो। सही है, आपका ज्यादा चलेगा। ठीक है, आपका ज्यादा चलेगा, चल जाएगा आपका। मैं कह रहा हूँ कि पूरे ग्लोबली 70% की ऑक्यूपेंसी होती है होटल की, एक स्टैंडर्ड बोलते हैं कि 30 में से 20 दिन चढ़ता है, कभी पूरे महीने चढ़ता है, कभी कम चढ़ता है, एवरेज 20 दिन का है। हाँ, 70% की ऑक्यूपेंसी आ जाती है। मैं कह रहा हूँ आपका 10 दिन चढ़ा, ठीक है, 10 दिन चढ़ा, आपका 7,000 के साथ चढ़ा, 70,000 रुपए हो गए। उसको मैनेज करने के लिए आपने बंदा रख लिया जो बेसिकली उसको लिस्ट विस्ट करता रहता है और उसको जाके सफाई कर देता है। मान लो 15,000 रुपए की उसकी कॉस्ट भी हो गई, 50-60,000 रुपए बच गए आपको, वर्स्ट केस बता रहा हूँ, और बाकी 20 दिन आप खुद यूज कर रहे हो, कमा भी रहे हो, मजे भी कर रहे हो, 1.25 करोड़ रुपए में 50-60,000 रुपए का किराया भी बना रहे हो, खुद भी यूज कर रहे हो, टॉर भी है। तो अभी ना आपको जो एक जो ऑलरेडी फेमस है ना चीजें, कई बार उससे अलग भी कुछ चीजें आ रही है जो थोड़ा सा आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो टॉक टू मल्टीपल पीपल, दिस इज व्हाट आई से, क्या पता कोई आपको कोई नई चीज बताए। क्योंकि ये जो आपने बात बोली ना, बहुत सही बात बोली है। क्योंकि कल मैं जब बात कर रहा था लोगों से अपनी रिसर्च करने के लिए, तो मेजॉरिटी मैंने लोगों को देखा 25 साल 28 साल 30 साल वाले जो लोग हैं, वो कुछ नया सोच ही नहीं रहे हैं। वो क्या है, उनकी जो नॉलेज चली आ रही है, पापा ने बोला, दादा ने बोला, और आसपास के जो लोगों ने बोला, वो वही आज उनका कॉन्सेप्ट भी वही चल रहा है। तो मैंने भी उनको ये बोला, मैं कहा भाई हर इंडस्ट्री चेंज हो रही है, रियल एस्टेट भी चेंज हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तो देखो कि कुछ नया आया भी है नहीं। आप अपने दिमाग में लेके बैठो कि नहीं यार यही चल रहा है। ये देखो, जैसे ये बेसिकली आप उससे आ रहे हो कि प्लॉट लेना चाहिए टाइप है ना, ट्रेडिशनल हमारे जो बड़े हैं उन्होंने प्लॉट ही लिए हैं क्योंकि उस टाइम इंडिया ग्रो कर रहा था, कूड़े के दाम पे प्लॉट मिलते थे और वो आज बहुत कुछ हो गए। लेकिन आप अंडरस्टैंड करो, प्लॉट फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली, अभी 2-4 दिन पहले गोदरेज ने सेक्टर 44 में एक रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग प्लॉट एक्वायर किया है ऑक्शन में। वहां पे मैक्स ने बिड किया था और गोदरेज ने बिड किया, तो हाईएस्ट बिडर को लैंड मिलता है। वो आपको पता ही है कि ऑक्शन करो, उसमें हाईएस्ट बिड करो, 90 दिन में पेमेंट कंप्लीट करो। क्लोज टू 6-6.5 एकड़ का लैंड है, क्लोज टू 500 या 600 करोड़ के आसपास का उसने खरीदा है। ऑलमोस्ट आप मान लो 80 करोड़ रुपए पर एकड़ के आसपास उसने लैंड खरीदा है। ठीक है, लैंड इवेंचुअली महंगा ही हो रहा है ना। आप देखो कि प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ क्यों रहे हैं, मतलब जो हम बात कर रहे हैं ना कि प्लॉट ही लो, भाई सोसाइटी भी प्लॉट पे बनती है ना। इवेंचुअली सोसाइटी जिस लैंड पे बनी उसका भी तो रेट बढ़ ही रहा है ना। जैसे हम गोदरेज के एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप कैलकुलेट करोगे उसको, टोटल उसने 80 करोड़ रुपए पर एकड़ में खरीदा, उसको 4840 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 9 करो, स्क्वायर फीट में ऑलमोस्ट उसने 9-10 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट में खरीदी है जमीन। ठीक है, अब 10,000 रुपए फुट में खरीदी है, किसी शाहपुर जी वापुर जी टाइप के टॉप कॉन्ट्रैक्टर से अगर कंस्ट्रक्शन कराएगा 4-5-6 हजार रुपए बोलेगा, प्लस मार्केटिंग प्लस प्रॉफिट मार्जिन, तो 22-23 हजार रुपए से नीचे लॉन्च नहीं हो सकता, लॉन्च नहीं होगा। अब 22 आप फ्लैट ले लो या प्लॉट ले लो, बात तो एक ही है ना इवेंचुअली। अब वो डिफरेंस नहीं है क्योंकि अब वो क्वालिटी भी है ना। प्लस मेजरली कमर्शियल को यूज तो रेजिडेंसी करेंगे ना। रेजिडेंस कौन है जो नोएडा और गुड़गांव में शिफ्ट हो रहे हैं? मेजरली दिल्ली वाले हैं, दिल्ली से शिफ्ट करके बाहर निकल रहे हैं। एनआरआईज अब बहुत आ गए हैं। दूसरा सिंपल रियल एस्टेट का जो सिंपल लॉजिक है ना, दैट इज नथिंग बट डिमांड वर्सेस सप्लाई। जिस शहर में आपको लगता है आपको कमर्शियल लेना है, रेजिडेंशियल लेना है, आपको एक्सवाइजी कुछ भी लेना है, जिस शहर में आपको लगता है कि नए लोग आते रहेंगे,
सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी, डिमांड रेगुलरली इंक्रीज होती रहेगी, उस शहर का रियल एस्टेट ग्रो होता रहेगा, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, बेसिकली ऐसा ठीक मानो। है। अब एक क्वेश्चन मेरा सिर्फ नोएडा सेंट्रिक, ठीक है, बिकॉज आप इस मार्केट में काम कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो। नोएडा में आपको क्या दिख रहा है अगले 5 साल में कमर्शियल का फ्यूचर, या 10 साल में? देखो नोएडा के अंदर क्या है, अभी तक जो डिलीवर्ड कमर्शियल है उसमें से, ये अच्छी बात बोल लो अब के इन्वेस्टर्स के लिए, पुराने इन्वेस्टर्स के लिए गलत बात है कि उसमें से 80% 90% कूड़े हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि पुराने कोई ऐसे कॉर्पोरेट अच्छी टॉप बिल्डिंग्स है ही नहीं, बस कांच की बिल्डिंग सीधी सीधी बना रखी है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंशियल किसी ने कुछ अभी नोएडा में ऐसा डिलीवर में बहुत ज्यादा नहीं कर रखा। डिमांड भी नहीं थी क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं, कह सकते हो, कह सकते हो, दोनों ही एस्पेक्ट हैं। अब आने वाले 5 साल की अगर हम बात करें एयरपोर्ट के बाद स्पेसिफिकली, इतनी एमएनसी कंपनीज, इतने कॉर्पोरेट्स यहाँ आएंगे। अभी तो फॉर्च्यून 500 में मुझे लगता है शायद 50-60 भी नहीं होंगे नोएडा में, गुड़गांव में शायद 250-300 होंगे। वो तो बहुत कंपनीज यहाँ आएंगी, इवेंचुअली कमर्शियल में ही जाएंगी। सारे आईटी लैंड लेके कैंपस अपना नहीं बनाएंगे, किसी को ऑफिस स्पेस भी चाहिए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस है, टीसीएस ने लैंड भी लिया है नोएडा में जहाँ बड़ा आईटी कैंपस बनाएगा, और उसने एसोटेक में पूरी बिल्डिंग भी किराए पे लिया है। ठीक है, तो दोनों तरह का टेनेंट होंगे, तो भी तो बहुत स्कोप है यहाँ पे। आप चाहे दुकान ले लो, चाहे आप ऑफिस ले लो, चाहे आप स्टूडियो ले लो, तीनों ही कैटेगरीज के अंदर अभी बहुत स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन है। मैं ये नहीं बोलता कि 3 गुना का, जैसे 2020 में 21 में जिसने खरीदी है प्रॉपर्टीज कमर्शियल में, 2024 तक आते आते ऑलमोस्ट 2.5 गुना 2 गुना 3 गुना हो गई हैं। बहुत प्यार। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे 4,000 रुपए 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का जो ऑफिस का रेट था फॉर एग्जांपल, या ग्राउंड फ्लोर की दुकान जो 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट था, आज वो 40 का हो गया, ग्राउंड फ्लोर 45 का हो गया, ग्राउंड फ्लोर ऑफिस क्लोज टू 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का हो गया फॉर अ डिसेंट बिल्डिंग। अब मैं नहीं बोल रहा कि 10 से दोबारा 20 होगा या 30 होगा, लेकिन 10 से 20 जो होंगे वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, सारे नहीं होंगे। आप सही बात है, ठीक है, पहले सारे हो गए, अब सारे नहीं होंगे। मार्केट कॉम्पिटिटिव हो गई ना, करेक्ट, कॉम्पिटिटिव होगी। दूसरा अच्छे वाले की डिमांड रहेगी। तो कमर्शियल के ना, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा ट्रिकी है, ऐसा नहीं कि आपको टॉम डिक एंड हैरी किसी में पैसा डाल दो। डेवलपर हैज टू बी टॉप, नॉट सेकंड टॉप, लोकेशन हैज टू बी गुड, पेमेंट टर्म्स, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में ले रहे हो प्रॉपर्टी, पेमेंट टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मेजर चंक ऑफ पैसा पोजेशन पे जाए, कोशिश करें इसी तरह का आपको अगर मिल जाता है तो, और आपको कहीं ना कहीं प्राइस एज भी मिले, प्राइस का बेनिफिट मिले। तो चारों अगर आपके बेस्ट तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, अब एक सवाल और है जो आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे। नोएडा गुड़गांव, ठीक है, रेजिडेंशियल मैं बात नहीं करूँगा, बट कमर्शियल सेक्टर में, बिकॉज आई नो नोएडा इज़ अ प्लान्ड सिटी एंड ऑल दैट, सारी चीज़ें हैं, एंड कमर्शियल तो बहुत ही ज़्यादा प्लान्ड है, हर चीज़ डिफाइंड है। बट अगर किसी को पैसा डालना है आज, उसके लिए मैटर नहीं करता कि भाई नोएडा है गुड़गांव, उसको पैसा बढ़ाना है अपना, तो वो कौन सी सिटी चूज़ करे और क्यों चूज़ करे? देखो नोएडा में ज़्यादा एज है फॉर सिंपल रीज़न कि यहाँ पे कमर्शियल का सप्लाई लिमिटेड है। ठीक है, ठीक है। गुड़गांव के अंदर, नोएडा में जैसे CLU नाम की चीज़ नहीं है ना, नोएडा में आप कोई लैंड खरीद के उसका लैंड टाइटल चेंज नहीं कर सकते। सही बात है, ठीक है। आप कोई एग्रीकल्चर लैंड लेके उसको कमर्शियल में नहीं कन्वर्ट करा सकते। आपको इंडस्ट्रियल को कमर्शियल में नहीं करा सकते, रेजिडेंशियल को कमर्शियल में नहीं करा सकते। तो हर चीज प्री डिसाइडेड है, और प्री डिसाइड जिसने करी है वो आप मान के चलना कि हमसे और आपसे और देखने वाले से थोड़े ज्यादा समझदार होंगे। हम श्योर, सही बात है, अच्छी बड़ी कंपनीज होंगी, उन्होंने अच्छे तरीके से प्लान किया होगा। एज अ सिटी नोएडा विल ऑलवेज हैव दैट एज कि गुड़गांव से यहाँ पे सप्लाई हमेशा लिमिटेड रहेगी, तो यहाँ पे चलने का स्कोप ज्यादा कमर्शियल्स का होगा। इन टर्म्स की अगर यहाँ 10 होंगे तो 8-9 अच्छे चलने चाहिए। नोएडा में वो फिगर शायद 2-3 की है, क्योंकि वहां पे थोड़े ज्यादा है कमर्शियल। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुड़गांव के अंदर कमर्शियल बिल्कुल ही नहीं आप लेना चाहिए, कुछ कुछ ऑप्शन वहां पे भी अच्छे आ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक मैं नाम ले देता हूँ, एलान का एक न्यू गुड़गांव में कमर्शियल अभी मॉल लॉन्च हुआ, प्री लॉन्च पे काफी सेल भी हो गया वो। तो कुछ गुड़गांव में ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन गुड़गांव के अंदर यू हैव टू बी वेरी चूजी। नोएडा के अंदर आप फिर भी थोड़ी गलती भी करोगे तो भी चल जाएगा। ओके, अब ना जैसे आप जब बोल रहे थे तो मुझे एकदम दिमाग में बात आई कि इस पे ना वीडियो पे कमेंट क्या आएगा ये मुझे क्योंकि लोग आजकल काफ़ी सारे मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ कि कहाँ से बढ़ेगा, नोएडा में तो लोग ही नहीं है अभी, इतना जिस स्पीड से रेट बढ़ रहे हैं तो कमर्शियल में लोग आएंगे कैसे, मतलब रेंटल कैसे आएगा, लोग तो अभी नोएडा में है नहीं, नोएडा में इतनी सारी चीज़ें, उतने ज़्यादा लोग नहीं है, लोगों का ये होता है। तो आप थोड़ा सा बताओ कि 5 साल में इट्स नॉट अबाउट राइट नाउ, जो आज बिल्डिंग बन रही है वो आज थोड़ी लीज पे जा रही है, वो 2 साल बाद 3 साल बाद जाएगी, लोग तब तक आ जाएंगे बिकॉज एयरपोर्ट भी रेडी हो रहा है। आपका इस पर क्या टेक है? देखो जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में रेट जो बढ़े उसका सिंपल रीजन ये था कि पूरे इंडिया से लोग दिल्ली में शिफ्ट करना चाह रहे थे। बॉम्बे का रेट क्यों बढ़ा है?
क्योंकि वहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, वहाँ पे सही बात। काम है। हाँ। अगर आपको लगता है नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिकली, कोई भी बच्चा जो आज बीटेक कर रहा है, एमबीए कर रहा है, पढ़ रहा है, अगर आपको लगता है कि वो, और दूसरा भी ये स्वदेश वाला भी थोड़ा सा हो गया ना, थोड़ा नेशनलिस्ट, थोड़ा सा वो मोदी जी की वजह से मेक इन थोड़ा सा इंडिया तो है ही। थोड़ा इंडिया में वो इंडियंस में वो सेंटिमेंट्स आ गए कि बाहर, जैसे पहले तो जब हम कॉलेज में थे उस टाइम ये था कि कॉलेज पास आउट करो बाहर जाओ, हाँ, अब नहीं है वो, तो मैं देख रहा हूँ। तो इनफैक्ट रिवर्स हो रहा है, बहुत से लोग बाहर से इंडिया आ रहे बाहर से आ रहे हैं, जो कि आपको देखने को मिल भी रहा है, हर सेक्टर में देखने को मिल रहा है। Correct. तो अगर आपको जिस शहर में, आप नोएडा छोड़ो, आप गुड़गांव छोड़ो, आपको जिस शहर में ये लगता है कि उसमें बाहर से लोग आते रहेंगे काम करने के लिए, उस शहर का रियल एस्टेट बढ़ेगा। सिंपल है, कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, आप बस ये आइडेंटिफाई करो कि वहां का बच्चा काम करने के लिए किन शहरों में जाएगा, उन्हीं शहरों का रियल एस्टेट बढ़ेगा। क्योंकि आज जो बीटेक कर रहा है वो 2 साल बाद जॉब करेगा, बड़े शहर में आएगा, नोएडा जाएगा, गुड़गांव जाएगा, पुणे जाएगा, बैंगलोर जाएगा, बाहर कम जा रहे हैं हम लोग। अगर इन शहरों के अंदर आएगा, पहले किराए पे घर लेगा, फिर खरीदेगा, फिर सेकंड प्रॉपर्टी कमर्शियल में डालेगा, तो यानी कि डिमांड क्रिएट होती रहेगी, सप्लाई लिमिटेड रहेगी, तो रेट बढ़ेगा, और कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि हम इतनी सारी बातें कर चुके हैं, आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट कि एक इन्फॉर्मेशन के लिए और बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। बट अगर इसको कंक्लूड करें कि अगर किसी को रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसको क्यों करनी चाहिए, दूसरा, और उसको करनी कैसे चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर दो एक बार। देखो, पहली प्रॉपर्टी तो रेजिडेंशियल लेनी चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास, आप दिल्ली से हो, आप एनआरआई हो, या आप हरियाणा में किसी जिंद से हो, पानीपत से हो, कहीं से भी हो, आप गुड़गांव में लेना चाह रहे हो, आप यूपी में किसी भी सिटी से हो, आप नोएडा में लेना चाहते हो, सबसे पहले ट्राई कि आप पहली प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल लें। ठीक है, कि कल को आपको रहना हो अगर बड़े शहर में आके, जो इवेंचुअली या आप नहीं यूज करोगे, आपके बच्चों के काम आ जाएगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी यू शुड बाय अ गुड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद जब आप सेकंड प्रॉपर्टी प्लान करें, तो आप कमर्शियल को एक्सप्लोर करें। कमर्शियल के अंदर किसको नहीं खरीदना चाहिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जिसको ये लगता है कि मैं 1 करोड़ का कमर्शियल, आज मेरे पास 25-30 लाख रुपए हैं, मैं 1 करोड़ का कमर्शियल बुक कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज की लेट्स से 30-70 का पेमेंट प्लान है, 30 लाख अभी देने, 70 लाख मुझे पोजेशन पे देने, और किसी ने आपको ये बोल दिया कि भाई मैं आपको एग्जिट दिला दूंगा अगले पोजेशन से पहले पहले, तो अगर किसी ने ऐसे कोई इस कसम पे खरीद रहा है, तो उसको तो नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि आप मान के चलें कि जो लिक्विडिटी आपको रेजिडेंशियल ऑफर करता है वो कमर्शियल में उतना नहीं होता। कंपैरेटिवली इट इज अ लेस लिक्विड प्रॉपर्टी, क्योंकि नोएडा में अगर डेली 100 प्रॉपर्टीज बिकती हैं, तो 80-85 रेजिडेंशियल पहले बिकती है ना। तो अगर आपको हाई लिक्विडिटी चाहिए कि यार रेट कम बढ़े, किराया कम हो, कुछ भी हो, और मैं थोड़ा सा कम में ज्यादा का मैं खरीदना चाह रहा हूं, तो आप स्टिक टू रेजिडेंशियल सेकंड प्रॉपर्टी भी। ठीक है। अगर आपको पैरेलल किराए बनाने हैं, ठीक है, और आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, अगर आप प्री लॉन्च में या अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में प्रॉपर्टी बुक करके उसे पोजेशन के 1 साल बाद बेचने का आपका होराइजन है, 4 साल 5 साल का आपका होराइजन है, या नहीं बेचने का अगर आपका होराइजन है कि आपको रखनी है प्रॉपर्टी, पैरेलल किराए बनाने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपने कोई 60-70 लाख रुपए का ऑफिस खरीदा या स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदा, पोजेशन तक वो लेट्स से 1.25 करोड़ का हो गया। ठीक है, कंजर्वेटिवली डबल प्री लॉन्च से पोजेशन तक हो ही रहे हैं, और वो स्टूडियो अपार्टमेंट किसी अच्छी होटल चेन को लीज हो गया, 9 साल का 12 साल का एग्रीमेंट हो गया, या आपका ऑफिस किसी बड़ी कॉर्पोरेट को चला गया, आपका 9 साल का 12 साल का 18 साल का लीज एग्रीमेंट हो गया, तो आपको एश्योरेंस मिल गई कि अब आपका किराएदार तो कहीं नहीं भाग रहा, आपका एक किराया फिक्स हो गया। अगर वो किराया 50-60 हजार रुपए बन गया आपका, और ऐसे आपने 2-3 प्रॉपर्टीज बना ली धीरे धीरे अगले 4 साल में, आपका किराया 1 आधी लाख रुपए बन गया, आपको जब दिख रहा है कि यार कहीं नहीं जा रहा, आपके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 लाख रुपए का किराया आ रहा है, उस 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेचने से अच्छा है उस पे 1 करोड़ रुपए का लैब लो, उसकी 1 लाख रुपए की ईएमआई जाएगी, रेंट से ईएमआई को भरो, और उस 1 करोड़ को दोबारा रीइन्वेस्ट करो। ये जो रॉबर्ट कियोस्की वाला रिच डैड पुअर डैड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बाहर चल जाता है, क्योंकि बाहर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ और है, इंडिया में कुछ और है। यहाँ पे अगर रॉबर्ट कियोस्की बनना है तो उसका मॉडल ही है। इसके बारे में कभी और आपको डिटेल में नेक्स्ट टाइम आप बुलाओगे तो बात करेंगे, अगली बार इसको पूरा डिटेल में तोड़ेंगे इसको। ठीक है, लैब बेचो ही मत यार प्रॉपर्टी। अगर किसी ने 80 लाख का ऑफिस खरीदा, जैसे एडवेंट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं बार बार, एक्चुअली जो चीज हमारे आसपास है हम उसका एग्जांपल ज्यादा दे पाएंगे। 80 लाख का ऑफिस लिया, आज 2.5-3 करोड़ का है, और लिक्विडिटी ऐसा भी नहीं है कि कम है, सुबह बोले शाम को बिक जाता है, वहां तो बिक जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अच्छा कमर्शियल आइडेंटिफाई किया तो वहां पे लिक्विडिटी भी हाई है। लेकिन मैं थोड़ा कंजर्वेटिवली आपको जस्ट बोल रहा हूँ, वहां पे किराया 1.25 लाख रुपए के आसपास आ रहा है, भाई क्यों बेचना है?
1.25 लाख रुपए का किराया फ्लैट से बनाने के लिए प्रॉपर्टी हैज टू बी 5-6 करोड़ की। सही बात है। तो जब आपको इतना अच्छा किराया बन गया, बेचना ही क्यों है? अगर पैसे की जरूरत है, लैप ले लो उस प्रॉपर्टी पे, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे लैप मिल जाता है, उसको री इन्वेस्ट कर दो भाई 10 साल में 10 प्रॉपर्टी बनानी है तो दिस इज द वे। मतलब और मेरे किसको, ये मैंने बोला कि आपको किसको नहीं लेना चाहिए, किसको जैसे डिस्ट्रेस वाले को नहीं लेना चाहिए, और लेना किसको चाहिए, हर आदमी को लेना चाहिए। फ्लैट एक अच्छा रेजिडेंशियल सॉर्ट करने के बाद कमर्शियली लो भाई। किराए, जिनके किराए बने पड़े हैं ना, उनसे पूछो उनकी लिविंग लाइफस्टाइल, उनका पीस ऑफ माइंड कितना है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्लेस कर दिया ना उस किराए से। अब उनको वो डेली मारामारी वाली टेंशन ही नहीं है कि भाई मेरे घर में मुझे हर महीने कमा के लाना है, हर 6 महीने को पता है घर के सारे खर्चे चलते रहेंगे, बाकी सारी चीज़ों में मैं जो कमा रहा हूँ वो एड ऑन है। करेक्ट। और उसमें भी ना इनफैक्ट जो अगर आप किसी टिपिकल बनिया फैमिली से पूछोगे ना, वो बोलेंगे भाई किराया बेकार चीज़ है, बंदा आलसी हो जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ लैप लो, फिर किराए को ईएमआई में भरो और प्रॉपर्टी बनाओ, बिजनेस है ये। सही, लोग कर भी रहे हैं, पता नहीं कौन, मैं तो कर रहा हूँ, और कोई कर रहा है नहीं कर रहा है। लैब से मैं तो बहुत, मतलब हमारे पे वो एज फैक्टर है ना, भी है, हम ले सकते हैं वो रिस्क। नहीं भाई, एक और चीज़ है, ये जो आपने भी बात करी ना, ये मेजोरिटी जितने मैं लोगों से मिला हूँ, ये रियल एस्टेट वाले ही कर रहे हैं। ये नॉलेज अभी बाहर बहुत, मैंने जितना लोगों से बात किया उस लेवल पे मैं कह सकता हूँ 90% लोगों को नहीं। हाँ, ये डरते हैं, पता नहीं लोग, हाँ डरते भी है ना लोग, क्योंकि अपने यहाँ पे थोड़ा वो भी है ना कि लोन के नाम से ही कान खड़े हो जाते हैं सबके, और बिना लोन के अडानी मनी नहीं बन सकता। लोन कितना पैसा जनरेट कर लोगे मुझसे? आपको यूज करना आना चाहिए बैंक को ढंग से। इवेंचुअली 9% पे पैसा लेके 9% ज्यादा कमा रहे तो फ्री की कमाई है वो। सही बात खत्म। हाँ ठीक है भाई, तो एक और लास्ट जो मेरा सवाल है, विल कंक्लूड विद दिस, कि आप जो आज काम कर रहे हो, ठीक है, पहले तो आप, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपको इतनी सारी नॉलेज है एंड आप जो कर रहे हो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आपको इसकी जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आई, आपकी ये क्यों करना चाहते हो? दूसरा, आप मार्केट से थोड़ा अलग क्या कर रहे हो? वो ऑब्वियसली लोगों को जब पॉडकास्ट देखेंगे तो वो समझ आ जाएगा, बट फिर भी मैं एक बार चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बता दो। पहले आपने पूछा कि क्यों कर रहे हैं, जैसे क्या मोटिवेशन है या क्या इंस्पिरेशन है। तो आई ब्रीथ रियल एस्टेट, मेरे को प्यार है इस धंधे से, क्योंकि मुझे पता है कि इंसान कितना भी HNI पकड़ लो, उसका पैसा 2 ही जगह मिलेगा, या तो धंधे में लगेगा या रियल एस्टेट में। जिस दिन धंधा लिक्विड होगा उस दिन वो पैसा रियल एस्टेट में जाएगा। आप शेयर्स खरीद रहे हो, स्टॉक्स खरीद रहे हो, स्टॉक ब्रोकर बड़ा ऑफिस खरीद रहा है, वो भी रियल एस्टेट है। और लोग स्टॉक्स में भी पैसा इसलिए डाल रहे हैं कि घर बना सकें या दुकान बना सकें। तो इवेंचुअली सम वे और दी अदर रियल एस्टेट में आना है पैसा, और इससे हाई टिकट इवेंचुअली देखो, प्यार भी है रियल एस्टेट से, नॉलेज भी है रियल एस्टेट की, अपना भी रियल एस्टेट एसेट्स बनाना चाहते हैं, ये भी एक फैक्टर है। इवेंचुअली शायद डेवलपर भी बनना चाहते हो, ये भी एक फैक्टर है। तो रियल एस्टेट से तो प्यार है, इंस्पिरेशन बाहर से नहीं है, अंदर से आई है। तो ये मोटिवेशन बाहर से कहीं से नहीं आया। और दूसरा आपका क्या क्वेश्चन था, दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा ये जो आप आज कर रहे हो वो मार्केट से कैसे अलग है? मतलब क्योंकि ब्रोकर जब हम बात करते हैं ना, तो ब्रोकर एक बहुत टिपिकल टर्म आ जाता है, जो पुराने लोग हैं, स्कॉर्पियो है, चेन है वो, तो आप उनसे कैसे अलग हो? मतलब आप आज क्या अलग कर रहे हो? बिकॉज यू आर न्यू इंडिया का आप फेस हो, तो आप क्या अलग कर रहे हो? बहुत बड़ा बोल दिया। नहीं भाई, ऑब्वियसली अगर हम लोग बात नहीं करेंगे इसके बारे में तो और कौन बात करेगा? क्योंकि रियल एस्टेट में लोग बात ही नहीं कर रहे। करेक्ट। तो अलग शायद मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे हमने ना बहुत ये भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ब्रोकरिंग के अलावा हम और नहीं सोचते हैं चीज़ें, आइडियाज़ हम भी सब सोचते हैं कि हम क्या नया ऐसा स्टार्टअप कर सकें कि जिससे कि और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें कस्टमर्स की। देखो इवेंचुअली इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, वेरी फ्रैंकली, हम थोड़ा सा कामयाब इसलिए हो पाए कि हमने ना चाहते हुए प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कस्टमर्स की, कि जो इन्फॉर्मेशन उनको 100 लोगों से मिलने के बाद, 100 दिन आने के बाद मिलती थी, वो इन्फॉर्मेशन उनको 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस देख के मिल रही है। ठीक है, तो ये तो वैल्यू एडिशन हमारा इंटेंशनल नहीं था, ये अनइंटेंशनल था, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा हो गया। एक तो ये फैक्टर है ही है। अलग शायद इसलिए ही है कि हम बेचते वो हैं जहां हम खुद खरीद सकते। ठीक है, खरीद सकते भी हैं, शायद खरीद भी रखी हूँ, बेचते वही हैं। तो एक तो उस चीज में वी आर वेरी क्लियर। ठीक है, और हम कभी किसी को ये नहीं बोलते कि भाई, हम कभी किसी को फोर्स नहीं करते कि आप हमसे खरीदो। हम तो ये बोलते हैं ये इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, आप लो। अगर आपको लगे कि इसके अंदर हम आपको डील भी दे सकें अच्छी, तो हमसे ले लो, क्योंकि इवेंचुअली करोड़ों की प्रॉपर्टीज है ना, लाखों की प्रॉपर्टीज है। बंदा लाइफ में प्रॉपर्टी शायद 2, 4, 5, 10 बार ही बनाता है। सही बात है। तो इवेंचुअली उसको 2-4 लाख रुपए से बड़ा फर्क पड़ता है ना, मोटा अमाउंट है। तो हम डील अच्छी दे सकें, ये हमारी कोशिश रहती है। अलग इसलिए है। और आपने इसका भी एक सेकंड पार्ट क्या पूछा था आपने? इसी में बेसिकली ये था कि जब जो आप कर रहे हो ऑब्वियसली कि थोड़ा मार्केट से वो अलग कैसे? हाँ, ये मतलब कि अलग ऐसे ही है कि हम
पुशी नहीं है इन टर्म्स ऑफ आप हम ये नहीं बोलते कि आप हमसे प्रॉपर्टी खरीदो, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के बाद उसके अंदर बेस्ट पैकेजिंग करने के बाद ही आपको सजेस्ट करते हैं। ओके ठीक है। तो और जैसे मैं स्टार्टअप वाला एग्जांपल आपको दे रहा था, मिस कर रहा था उस चीज को, कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम क्या प्रॉब्लम कस्टमर्स की सॉल्व कर सकें। अगर आपके व्यूअर्स को लगता है कि कस्टमर्स जो व्यूअर्स हैं, जो खरीद रहे हैं, बायर्स हैं, उनकी कुछ और लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, अगर उनको कोई प्रॉब्लम लगती है तो इस वीडियो के कमेंट में डालें वो कि क्या प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम आती है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के टाइम पे, हम सोच रहे हैं वो चीज के बारे में। अगर हमें कोई आइडेंटिफाई होगा, जैसे हम कोई वन स्टॉप सोल्यूशन बनाने की सोच रहे हैं कि यार आपने प्रॉपर्टी हमसे खरीद ली, हम ही उसके किराएदार हैं, हम ही उसके रीसेलर हैं, समझ गया। हाँ, वन स्टॉप हम ही हैं, कुछ नहीं करना आपको। समझ गया, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बट उसके थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव होगा, तो भी हम थोड़ा सोच रहे हैं अभी। बाकी वो 99 एकड़ या पोर्टल वोटल बना दें लीड बेचने वाली कंपनी, वो तो कोई सेंस नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है नहीं। जैसे अब नाम नहीं लूंगा, बट अलग अलग कंपनीज हैं जो अपने आप को बहुत $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंच गई, जो बोलती हैं कि हम ब्रोकर नहीं है, एवेंचुअली ब्रोकरेज का काम है। तो फर्जीवाड़ा नहीं, थोड़ा सा जेन्युइन अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप बताओ, आप हमें सजेस्ट करना। ऐसा कुछ हम भी प्लान कर रहे हैं, वैसे चल रहा है, बट हाँ इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इस इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है ऐसे इनिशिएटिव्स की, बिकॉज जब तक लोग ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे नहीं, बिकॉज बहुत टाइम से इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। ये इनफैक्ट चलो मैं आपका वीडियो वैसे लंबा भी हो रहा है, मैं इसमें लेकिन अब आप बात करें तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ जा रहा है। बिल्कुल कोई बात नहीं, लंबा हो जाने दो, जो जिसको देखना है वो देखेगा ही। करेक्ट। जैसे कई लोगों ने अभी आपने सुना होगा ना कि कमर्शियल रियल एस्टेट में वर्चुअल वाले एस्पेक्ट में वो कौन सी कंपनीज हैं जो आप शेयर्स खरीद लो, एक प्राइवेट लिमिटेड रीट्स नहीं तो वो एक फ्रैक्शनल ओनरशिप बॉम्बे में बहुत चल रहा है। जैसे फ्रैक्शनल ओनरशिप आप खरीद लो कि आप कोई प्रॉपर्टी हम खरीदेंगे बड़ी, उसके अंदर का आप कुछ फ्रैक्शन खरीद लो, तो उस वे में भी सोचा, लेकिन वो जेन्युइन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है। अपना बिजनेस अब हमारा बन गया, हम संपूर्ण है उस चीज से, अब हमें कोई जेन्युइन प्रॉब्लम अगर आइडेंटिफाई होगी तो विल ट्राई टू सॉल्व इट। चलो ठीक है, ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क एंड ऐसे ही करते रहो भाई, बिकॉज दिस इंडस्ट्री नीड्स पीपल लाइक यू एंड पीपल हु वांट्स टू पुट इन दैट एफर्ट कि थोड़ा सा चेंज आए। करेक्ट। तो वो चीज़ है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई नो हम एक और पॉडकास्ट बहुत जल्दी करेंगे जिसको हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, स्पेशली इन कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट, और आपने ये पॉडकास्ट अंत तक देखा है और आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट से आपकी 1% भी हेल्प हुई है, तो हमें सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा मत, और इसको अपने एक फ्रेंड के साथ और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट आगे भी लाते रहेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। एंड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है रियल एस्टेट से रिलेटेड, देन यू कैन डायरेक्टली ईमेल मी ऑन realestate@outlook.com, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में, तब तक बने रहिए रियल एस्टेट A to Z के साथ। जय भूमि, जय भारत।